नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बात पॉइंट की है कि बिहार में इस वक्त जो हालात है महागठबंधन में, जो हालात है कांग्रेस आरजेडी में, जो हालात है विपक्ष के, वो बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन ऐसा अजीब महागठबंधन बना है कि इस वक्त तो बिहार में महागठबंधन की हालत ये है कि इस वक्त आप सोच सकते हैं कि 11 सीटों पर, 11 से 14 सीटों पर महागठबंधन के ही उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। नाम दे रहे हैं फ्रेंडली फाइट का। ये कैसी फ्रेंडली फाइट है? अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जानकारी के मुताबिक 6 सीटों पर आरजेडी बनाम कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं और 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि जेएमएम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राहुल गांधी के फ़ोन के बाद हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया, वरना एक वो भी एंगल हो जाता। मैं भी इस बात का तगड़ा समर्थक हूं कि चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती। या तो फाइट होती है या नहीं होती। ये फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और महागठबंधन में इस उथल पुथल का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर मैं मानता हूं किसी को, तो वो आरजेडी है। आरजेडी 2-3 कारणों से इसके लिए जिम्मेदार है, बड़ी जिम्मेदार है। वो एक सबसे बड़ी पार्टी थी, मुख्यमंत्री उसका बनना था, तो बड़ा दिल भी उसी को दिखाना था ना। जब आप राष्ट्रीय स्तर के इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस को ये लेक्चर देते हैं कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए और कुछ जो है वो दिल बड़ा करना चाहिए। तो बिहार में यही चीज़ फिर आरजेडी पे क्यों लागू नहीं होती? आरजेडी ने जितने पिछली बार उम्मीदवार उतारे थे, तकरीबन उतने ही उम्मीदवार यानी 142 उम्मीदवार इस बार भी उतारे हैं। कांग्रेस ने पिछली बार 70 उम्मीदवार उतारे थे, इस बार 61 उतारे। कांग्रेस ने 9 कम किए हैं। वीआईपी ने ज़्यादा बढ़ाए हैं, लेफ्ट फ्रंट ने ज़्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। तो सिर्फ कम तो कांग्रेस ने की है। तो कांग्रेस को अगर और भी कम करने को कहते, शायद 1-8 सीट और कम कर लेती, लेकिन पूरा ठेका कांग्रेस ने भी नहीं लिया ना। ये बात भी तो गलत है ना कि फिर ठीक रहा, आप कांग्रेस पे फोड़ रहे हो। विनाश और नफरत है, वहीं एक तरफ विकास और मोहब्बत है। इस रास्ते से यदि ये चारों सीट जीतते हैं तो हम 3 महीने के बाद आसाम जीतेंगे, हम 9 महीने के बाद बंगाल जीतेंगे, उसके बाद केरल जीतेंगे और 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हम बनेंगे। लड़ाई 2020 की, 29 की है। हमारी लड़ाई सरकार बनाने की है। मैं मानता हूं कि कुछ भूल हुई होगी। मैं मानता हूं कि गठबंधन धर्म के लिए कांग्रेस ने सैक्रिफाइस किया, 2-2 सीटिंग सीट ने छोड़ा। हम कहीं भी सीट पर हमने एक कैंडिडेट नहीं दिया। हम लड़ते रहे अपने साथियों के लिए, आज सुबह तक लड़ते रहे। लेकिन राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का डिसिप्लिन मैंने पहली बार, उन्होंने कहा मैं खाद करूंगा, मैं बिहार की जनता के लिए खाद करूंगा, मैं बिहार के निर्माण के लिए खाद करूंगा। पप्पू यादव ठीक कह रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के उभरे हैं इस चुनाव में। पप्पू यादव भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। वो भी कहानी किसी और दिन करेंगे कि पप्पू यादव ने भी बड़ा अजीब सा रोल इस चुनाव में प्ले किया है। और हैरानी की बात है कि जिस चेहरे को चुनाव से पहले आप बिहार में लॉन्च करते हैं, बिहार में उतारते हैं और बिहार में एक बड़ी उम्मीद जगाते हैं, वो कन्हैया कुमार कहीं बिहार में दिख ही नहीं रहे आज की डेट में। अगर कन्हैया कुमार में को नहीं बिहार में उतारना था तो फिर उनसे वो यात्रा क्यों करवाई थी, पलायन रोको यात्रा? और अगर बिहार में चेहरा बनाना था तो वो कहाँ गए आप? ये कहानी जानना भी ज़रूरी है। इसकी भी पड़ताल होगी, इसकी पड़ताल करते हैं किसी दिन कि कन्हैया कुमार को आखिरकार किसने पर्दे से हटा दिया, क्या कहानी हुई उसके पीछे, पप्पू यादव का क्या रोल था उसमें। ये सारी चीज़ें हैं।
दूसरा, राहुल गांधी का बिहार में तुरंत जाना भी क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि चीज़ें अभी भी सुधर सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री का प्लान आ गया। प्रधानमंत्री 24 तारीख से बिहार में डट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ऑलरेडी डट चुके हैं। बीजेपी के बहुत सारे मुख्यमंत्री ऑलरेडी वहाँ कैंपेन पे उतर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का अभी तक कोई प्लान नहीं आया कि वो कब से बिहार में जाएंगे, वो कहाँ रैली करेंगे, जॉइंट रैली होगी कि नहीं होगी, कुछ पता नहीं है अभी तक। ऐसे में जो फर्स्ट फेज में कैंडिडेट है, जहाँ 6 तारीख को चुनाव होना है, उससे पहले छठ है, अभी दिवाली और छठ के बीच में इतने बिजी होते हैं, वो कैसे प्लान करेगा? वो कैसे किसी नेता की रैली के लिए प्लान करेगा? उसको अपना कैंपेन भी करना है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को तो आखिरी दिन आपने सिंबल दिया है, उसके पास तो वक्त था ही नहीं। दूसरी तरफ, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, अवधेश प्रसाद सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे जो वहाँ नेता कांग्रेस ने पाल रखे हैं, इन पे अगर अभी लगाम नहीं लगाई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ये देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे जो खुद टिकट चाह रहे थे, जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो ये भाई साहब अब कांग्रेस के खिलाफ जाकर जो आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारी है, मुन्ना शुक्ला की बेटी, उसके समर्थन में आकाश कुमार सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, उसके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं कि शेरनी बेटी को टिकट मिला है, मुन्ना शुक्ला जी हीरो हैं और हीरो रहेंगे, क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिला और ये कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे क्योंकि ये अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे थे। ऐसी चीज़ों पर लगाम अब नहीं लगेगी तो फिर कब लगेगी? जब पानी गुजर चुका होगा तब। और इस वक्त बिहार में सही में बताऊं तो महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फुल जोर से कैंपेन करते हैं तो बहुत अच्छी, एक तरह से आप कह सकते हो कि स्थिति में इस वक्त, क्योंकि इस वक्त चेला गुरु के खिलाफ मैदान में उतर गया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने अब अपना टारगेट बीजेपी या वहां लोकल नेतृत्व तो नहीं, सीधा अमित शाह और मोदी को कर दिया है अब। और बीजेपी की ट्रोल आर्मी भी पूरी उसके पीछे पड़ गई है, प्रशांत किशोर के पीछे पड़ गई। प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दे रहे थे, जब वो वहाँ अजीब से सवाल पूछे जा रहे थे, प्रशांत किशोर उठ गए जिनका जवाब नहीं देना था। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी के ट्रोल गैंग ने कैसे प्रशांत किशोर को कल से लेकर निशाने पर ले रखा है। और प्रशांत किशोर ने भी अब खुला ऐलान कर दिया है और वो सीधा अमित शाह पर, इंटरव्यू में मोदी जी को कहते हैं, इसी इंटरव्यू में जिसको छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा जनधन योजना हो या कोई भी योजना हो, मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी किया है। बात सही है, वो कहते हैं लोगों ने चुना ही इसीलिए था कि भाई आप ये काम करोगे, हमारे लिए काम करोगे। तो अगर मोदी जी ने काम किया तो कोई एहसान थोड़ी किया है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनसुराज के लोगों को खरीदने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहां भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जनसुराज के प्रत्याशी को
अपने साथ अपने साथियों के साथ दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को ये हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा। अब जब गुरु के खिलाफ चेला मैदान में उतर गया है, जब गुरु चेला आपस में लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन के लिए तो बढ़िया मौका है ना कि वो इन दोनों की लड़ाई में अपने मुद्दे, अपनी बात रखे, अपनी चीज़ों को साफ करें। ऊपर से बल्कि सीधी सी बात है, अमित शाह को तो पीछे मुझे लगता है बीजेपी खुद पड़ गई है। ये देखिए, ये एक पोस्टर या जो भी कहे आप कैंपेन बीजेपी ने लॉन्च किया। बस में घुसपैठिए बैठे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी बस चला रहे हैं और जो बैठे हैं घुसपैठिए उनकी शक्लें देखिए, साफ साफ आपको दिख रहा है कि मुसलमान बनाए गए हैं और इस तरह के ज़्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो इस तरह के होते हैं। वो बना के कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी की घुसपैठ एक्सप्रेस अब सीधा रुख बिहार की ओर। तो यहाँ तो सीधा सीधा सवाल फिर यही उठता है कि अमित शाह फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते। भाई, गृह मंत्री के रहते हुए अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठ कराने में कामयाब हो रहे हैं तो फिर तो शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को, क्यों पद संभाल रहे हैं। उन्हें तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात, लोगों ने सवाल सही भी उठाया कि इसका मतलब आप हमारे जो सेना है या जो हमारे सुरक्षा बल हैं जो बॉर्डर पर तैनात है उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो कैपेबल नहीं है कि घुसपैठियों को भारत में आने से रोक पाए। दोस्तों, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क है? एक प्रधानमंत्री है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसके अलावा और क्या फ़र्क है? फिर आप कहेंगे कि एक बीजेपी का नेता, एक कांग्रेस का नेता है, वो भी नहीं। इसके अलावा क्या फ़र्क है? फ़र्क नेता के तौर पर दोनों में है। वो फ़र्क ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास बेशक इस वक्त ज़्यादा बड़ा तंत्र है, ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हैं, लेकिन याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें से ज़्यादातर हिंदुत्व के नाम पर जुड़े हैं, सनातन धर्म के नाम पर जुड़े हैं, या हिंदुत्व को लेकर जो उनको दिमाग में डाला गया है कि मुसलमानों से खतरा है, उसको लेकर जुड़े हैं। पर्सनल लेवल पर कितने लोग जुड़े हैं मोदी जी से मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास समर्थक कम है, लेकिन लगातार ये संख्या बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद पता है किसकी है? उनकी नहीं है जो कांग्रेस से प्यार करते हैं, उन लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है जो राहुल गांधी के साथ पर्सनल कनेक्ट बना रहे हैं, यानी निजी तौर पे जो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात उनको समझ में आ रही है, राहुल गांधी में वो बहुत कुछ देख रहे हैं, उम्मीद बहुत बड़ी राहुल गांधी से लगा रहे हैं। इसलिए जब राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो ऐसे लोगों का दिल बहुत टूटता है। मोदी जी वाले मामले में ऐसा नहीं होता। जहां नाराज़गी भी होती है अगर उन अंधभक्तों में, तो वो फिर सिस्टम पर और सरकार पर नाराज़गी जताते हैं, मोदी पर नहीं जताते। और इसी तरह से प्यार भी वो सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पर जताते हैं। लेकिन इधर कांग्रेस में इसके उलट है, प्यार भी राहुल गांधी को मिलता है और नफरत और गुस्सा भी राहुल गांधी को मिलता है। ये फ़र्क है मोदी और राहुल गांधी में। आज मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? दरअसल आज बिहार से एक मुझे व्हाट्सएप में एक चिट्ठी जैसी मिली। अब मुझे नहीं मालूम वो चिट्ठी राहुल गांधी को भेजी गई है या नहीं भेजी गई है, किसी और को भी भेजी गई है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगा उस चिट्ठी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी की टीम में से भी कोई अगर ये वीडियो देखे तो ये चिट्ठी ज़रूर राहुल गांधी तक उसका सार तो कम से कम पहुंचाए। क्योंकि एक कांग्रेस का समर्थक किस कदर दुखी हो सकता है, किस तरह से राहुल गांधी से नाराज़ हो सकता है और फिर उसी चिट्ठी में राहुल गांधी से उम्मीद भी जताता है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए राहुल गांधी को इस चिट्ठी का न सिर्फ जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है राहुल गांधी को ये चिट्ठियां दोबारा ना लिखनी पड़े किसी को, इसका भी ख्याल रखना चाहिए।
अब भूमिका ना बांधते पहले मैं आपको जरा चिट्ठी का लबो लबाब सुनाता हूँ। ये चिट्ठी जो जिसने भी लिखी है, मैं उनका नाम जो है यहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि आपको मालूम है फिर वो निशाने पर आ जाते हैं सत्ताधारी पार्टियों के। तो बिना नाम लिए मैं उस चिट्ठी का आपको लबो लबाब पढ़ के सुनाता हूँ। वो चिट्ठी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि राहुल गांधी डरो मत, या फिर दूसरों से भी मत कहो कि डरो मत, बिहार ही तो है, भाग क्यों गए हो यहाँ से। हाँ, पर ये बिहार है और बिहार में चुनाव है, और बिहार का ये चुनाव कोई खेल नहीं सकता। हर बिरादरी ही नहीं, देश का हर प्रबुद्ध नागरिक जान रहा है कि देश के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक चुनाव है, और आप बिहार की जनता को ताड़ के पेड़ पर चढ़ाकर खुद नदारद हैं। आगे लिखते हैं, और कहाँ है आपका वो हाइड्रोजन बम, बिहार में महागठबंधन को हराकर फोड़ेंगे क्या? तो ये बम नहीं, दिवाली के पुराने पटाखे की तरह फुस रह जाएगा। आगे वो शेक्सपियर का भी जिक्र करते हैं कि शेक्सपियर का जूलियस सीजर का नाटक याद है ना। ब्रूटस कहता है, मनुष्य के मामलों में एक जवार आता है जो बाढ़ पर लिया जाए तो भाग्य की ओर ले जाता है, और छोड़ दिया जाए तो उनके जीवन का सारा सफर उथले पानी और दुखों में बंध जाता है। ऐसे पूर्ण समुद्र पर हम अब तैर रहे हैं, और हमें धारा का लाभ उठाना होगा जब वो उपलब्ध हो, वरना हम अपने उद्यम खो बैठेंगे। ये मैंने हिंदी में तर्जुमा किया ब्रूटस की लाइनों का, वैसे इंग्लिश में ही। आपके लिए 3 यात्राओं के क्लाइमैक्स पर यही मौका था, लेकिन शायद आपकी नीयत और नियति ही सिर्फ शानदार विपक्ष बन के रहने तक है। आप जीतने से डरते हो। ऐसा है तो साफ कह दो ना, सच बोलने से डरते क्यों हो? जनता रो पीट कर तसल्ली कर लेगी, या फिर आप ये कहने का हक खो चुके हैं कि डरो मत, और वो अभय मुद्रा तो अब किसी को दिखाना मत। बिहार चुनाव का मैदान छोड़कर भागने वाले रणछोड़ प्रसाद बन चुके हैं आप, जो आज भारतीय राजनीति का कुरुक्षेत्र बन चुका है। आप इसे धर्मनिरपेक्ष ताकतों की करबला बनाने पर तुले हो। बिहार के मुस्लिम वोटरों को आपने ओवैसी और प्रशांत किशोर की बाहों में ढकेल दिया है। इसका असर देश भर में होगा। ये कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के साथ किया गया आखिरी धोखा है, और फिर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। 80-20 करवा ही दिया आपने। अगली बार मुस्लिम वोटर सीधे बीजेपी को वोट देगा, कांग्रेस को नहीं। बिहार में कांग्रेस फिर उठ खड़ी हुई थी, चलने लगी थी। सीट बंटवारे और टिकट बंटवारे में घोर अवस्था ने उसे फिर मार डाला है। अगर कांग्रेस 60 में से 20 सीट भी ना ला पाई तो इसके बाद कोई भी पार्टी आपको 50 सीट भी क्यों देगी? कोई आपसे गठबंधन ही क्यों करेगा? इस तमाशे के बाद आप तो सबसे बड़े डरपोक निकले राहुल गांधी। बिहार में मानव विफलता को माफ कर सकता है अगर ये मान लो खुलकर, लेकिन आप तो जननायक बनकर नोबेल पुरस्कार जीतना चाहते हो। जनता जाए भाड़ में। अबे यहाँ तक की चिट्ठी है। इस चिट्ठी में साफ झलक रहा है, जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है, कि कांग्रेस का कट्टर समर्थक है। कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी का समर्थक है। राहुल गांधी का कट्टर समर्थक है, या जो भी है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। और राहुल गांधी जिस तरह से भारत वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बिहार नहीं गए हैं, उसकी नाराज़गी है। उससे ज़्यादा नाराज़गी है जो टिकट और सीट बंटवारे को लेकर अव्यवस्था हुई है बिहार में, जो सिर्फ फुटअव्वल हुआ है, जो एक मोमेंटम इन महागठबंधन के पास था वोटर अधिकार यात्रा के बाद से, उसके जाने का दुख इसमें साफ झलक रहा है। नाराज़गी राहुल गांधी से साफ झलक रही है उस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने मामला अपने हाथ में क्यों नहीं लिया, पहले सीट शेयरिंग और फिर टिकट बंटवारे पर नज़र क्यों नहीं रखी। उसकी नाराज़गी इस चिट्ठी में साफ झलक रही है राहुल गांधी से। और आदमी नाराज़ उसी से होता है जिससे प्यार करता है। किसी गैर से कोई नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि गैर को उनकी नाराज़गी का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जिससे प्यार करता है आदमी, उसी से ज़्यादा नाराज़ होता है। इतनी चिट्ठी में ये साफ झलकती है। लेकिन अगला पार्ट देखिए, आखिरी की 3-4 लाइनें। अब भी वक्त है, आ जाओ बिहार, अपनी प्यारी दीदी को लेकर कैंप करो यहाँ 1 महीना, सुलझाओ उम्मीदवारों के मुद्दे और प्रचार करो जमकर, बूथ प्रबंधन मजबूत करो, महागठबंधन को जोड़ो और मतदान के बाद के परिदृश्य को यहीं बैठकर सुलझाओ, फिर जाना।
जो हाइड्रोजन बम फोड़ना है अभी फोड़ो। दिल्ली का भी फ्लोर मैनेजमेंट का इंटर्न रखो, नहीं तो बिहार और भारत आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और आपकी सभी यात्राओं का फल एक बड़ा ज़ीरो निकलेगा। आप सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक फुटनोट बनकर रह जाएंगे और भारतीय लोकतंत्र का सबसे घटिया मजाक। इसमें जो राहुल गांधी से गुजारिश कर रहा है ये चिट्ठी लिखने वाला या लिखने वाली, अब देखिए आखिरी की 3 लाइनों में उम्मीद भी उसी राहुल गांधी से कर रहा है। गुजारिश कर रहा है कि आओ प्रियंका गांधी को लेकर आओ बिहार में और अब से चुनाव खत्म होने तक यहीं डटे रहो और सारी चीज़ों को सुलझाओ, क्योंकि आप ही हो जो सुलझा सकते हैं। ये है राहुल गांधी जो कमा रहे हैं, ये है जो राहुल गांधी का हासिल है। राहुल गांधी को भले प्रधानमंत्री की कुर्सी ना मिली हो, भले राहुल गांधी को पॉपुलैरिटी चार्ट में आज भी मोदी से कम दिखाया जाता हो, लेकिन राहुल गांधी जो कमा रहे हैं सॉलिड कमा रहे हैं। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो ताउम्र राहुल गांधी के साथ रहेगा वो वक्त के साथ छूटेगा नहीं। नाराजगी भी होगी लेकिन उम्मीद भी होगी, प्यार भी होगा, गुस्सा भी होगा, लेकिन होगा। ये इस चिट्ठी से साफ जाहिर है। ये बिहार से चिट्ठी आई है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी कर रही है और ये तभी करता है आदमी जब कोई रास्ता बचता नहीं है तो चारों हर तरह से हाथ पैर मारता है। उसी का नतीजा है इस तरह के कैंपेन जो बीजेपी ने चलाई। अब ऐसे में महागठबंधन अगर अपने ही मामलों में फंसा रहेगा, अपने ही उसमें उलझा रहेगा, तो ये मौका गंवा देगा। इसलिए उस चिट्ठी की आखिरी 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत से तुरंत राहुल गांधी को सही में बिहार में अब कैंप कर लेना चाहिए। प्रियंका गांधी को रेगुलर ना कैंप ना करवा के बेशक वो बीच बीच में आए, मल्लिकार्जुन बीच बीच में आए, मल्लिकार्जुन खड़गे बीच बीच में आए, लेकिन राहुल गांधी को वहाँ कैंप करना चाहिए। दिल्ली में ना सेशन है ना कुछ है, तो राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं वो बिहार जाते? क्यों नहीं वो कहते हैं कि चलिए मैं अब जब तक दूसरे फेज की पोलिंग नहीं होती मैं तब तक वहीं बैठा रहूँगा, बिहार में ही कैंप करूँगा और सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर करूँगा। अगर आज की डेट में भी राहुल गांधी ये तय कर लेना तो महागठबंधन को जीतने से नहीं कोई रोक सकता और कांग्रेस का जो 61 सीटों पे लड़ रही है उसका स्ट्राइक रेट 70 से ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यही है कि उम्मीद है सबको राहुल गांधी से। कोई कृष्णा अल्लावरू, कोई राजेश राम, कोई इसी को नहीं जानता। लोग आप देख रहे होंगे चैनलों पे, सोशल मीडिया पे कितने लोग बिहार कैसे मिल रहे हैं जो कहते हैं हम राहुल गांधी को जानते हैं। एक ज़माना होता था, मैं आपको बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारे यहाँ पर कुछ बिहार के मजदूर काम करने आते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब बिहार में चुनाव होते थे, तो वो चुनाव में वोट डालने के लिए जाने की ज़िद करते थे। तो ऐसे ही हमारे पिताजी वगैरह, दादाजी वगैरह सवाल पूछते थे किसको वोट दोगे? तो वो ये नहीं कहते थे पार्टी कौन है, उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो कहते थे लालटेन को वोट देंगे। उन्हें सिर्फ लालटेन पता था, लालू और लालटेन 2 ही चीज़ें जानते थे वो। उनकी पार्टी का नाम क्या है वो भी नहीं मालूम था। वो हाल आज कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी जानते हैं, हाथ का निशान जानते हैं, बस। इसलिए फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से पड़ेगा और किसी के बूते की ये बात है ही नहीं। ना केसी वेणुगोपाल के, ना किसी और के। केसी वेणुगोपाल को तो खैर भूल के भी अब बिहार के मामले में नहीं डालना चाहिए, वरना चीज़ें और बिगड़ जाएगी। अगर उनके बस की होती चीज़ें संभालना तो जिस दिन तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी उसी दिन चीज़ें सुधर जानी चाहिए थी। ये हालात होने ही नहीं चाहिए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से बहुत मदद मिलती है। एक वीडियो को लाइक करना और एक चैनल को सब्सक्राइब करना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये ज़रूर कीजिएगा, आपकी हम पे बहुत मेहरबानी होगी। कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है, वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।